हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट और कल आपका एग्जाम है इंटरनेशनल बिजनेस का, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले। ये हमारा वन शॉट रहेगा। हमारी जो सीरीज़ का नाम है वो है अल्ट्रा मैक्स सीरीज़। इसके थ्रू हम सारे PYQs इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे अगर आपको नोट्स चाहिए जो डिटेल्ड हैं, जो 68 पेजेस के अराउंड है, तो वो आप बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको सिर्फ ये नोट्स चाहिए तो आप जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स मेंशन है उनको फॉलो करके नोट्स ले सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। सो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब है द प्रोसेस इन विच कंट्रीज बिकम कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। किसके थ्रू? यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि ट्रेड। जब ट्रेड क्या होती है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, गुड्स मंगाती है या फिर गुड्स बेचती है वहाँ पे, तो उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं। बिजनेस, जब हम अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, दैट इज़ प्रॉफिट, उसके लिए किसी के साथ कुछ काम करते हैं, जैसे कि सेलिंग वगैरह करके, तो वो बिजनेस में आता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। जैसे हम यूज़ करते हैं 5G टेक्नोलॉजी का, या फिर डिजिटल जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं दूसरी कंट्री के, उनको कुछ परसेंट हिस्सा देते हैं हम प्रॉफिट का, एंड देन हम उसका यूज़ करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं। देन कम्युनिकेशन, जैसे हमारी जो सर्विसेज होती हैं, जैसे अमेज़ोन की हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस, तो वहाँ पे जब वो आपको कनेक्ट करती है तो वो वर्ल्ड वाइड होती है। वो ऐसा नहीं इंडिया के लोग ही पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड होती है। इन टूडेज़ वर्ल्ड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिटवीन कंट्रीज़, जैसे आज के ज़माने की बात करें तो फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है फ्री है जो बिटवीन कंट्रीज़। यहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या बोलते हैं? अगर आप इंडिया से कहीं पे, जैसे कि रसिया के अंदर ऑयल, यहाँ पे इंडिया से रसिया के अंदर कुछ चीज़ भेज रहे हो, लेट्स से ब्रेड भेज रहे हो, तो अगर आप ब्रेड भेज रहे हो तो ये है आपका एक्सपोर्ट, भेजना कुछ चीज़। और इम्पोर्ट क्या होता है? हम रसिया से इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं ऑयल, दैट इज़ इम्पोर्ट। तो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस होता है। और यहाँ पे हम करें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट ऑल्सो इंक्लूड फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला इसके अंदर आता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर आता है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, वे फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है दूसरी कंट्रीज़ में। जैसे कि आपकी कोई कंपनी है तो वो इन्वेस्ट करेगी इंडिया के अंदर, रसिया के अंदर, USA के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनीज़ इन्वेस्ट करती हैं इंडिया की कंपनीज़ में, जैसे कि रिलायंस हमारे यहाँ पे है, तो इनमें दूसरी कंट्रीज़ भी यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं। तो ये सेकंड कंसेप्ट था। फर्स्ट हमारा था फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होता है और सर्विसेज यहाँ पे, सेकेंड था फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल होता है। देन ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो थर्ड है वो है फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमने बात करी ट्रेड की, तो ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना या ख़रीदना। यहाँ पे बिजनेस की बात की तो दैट इज़ कैपिटल बोल सकते हैं हम, कैपिटल इन्वेस्ट करना, तभी तो हमारा बिजनेस एक्सपेंड करेगा। देन टेक्नोलॉजी की बात करनी है, देन कम्युनिकेशन की, जिसको हम आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी होता है जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड करते हैं कि सब लोग इसका यूज़ करें। जैसे इंडिया यूज़ करती है 5G और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी पेमेंट वगैरह सिस्टम है, जो कि ग्लोबली डेवलप हुए थे, मतलब सबने मिलकर डेवलप किया था या फिर किसी और कंट्री ने डेवलप किया था। ये दोनों चीज़ें इंडिया ने नहीं की थी, बट यूज़ इसका इंडिया भी करती है। तो ये किसका बेनिफिट है? ग्लोबलाइजेशन का। इसके अंदर एक और आता है, दैट इज़ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग ये याद करते हैं ना डेफिनेशन, इतना मीनिंग, तो हमें ये चारों फ्री फ्लो याद हो जाते हैं, ट्रेड का, देन आपका बिजनेस का, टेक्नोलॉजी का, अब इंफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे कम्युनिकेशन इंस्टेंट होती है थ्रू इंटरनेट। मतलब अगर हमें कोई बात करनी होती है किसी से, हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं इंस्टेंट, जबकि जब रिप्लाई आता है बात हो जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस हम लेते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से, जैसे कि आप USA से कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है, ड्यू टू सम रीज़न आप वहाँ पे जाके पढ़ नहीं पा रहे, तो आप क्या करोगे? ऑनलाइन क्लासेस वहाँ की ज्वाइन कर लोगे। तो ये हमारा क्या है? फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को फ्लो होने के लिए कोई बॉर्डर का रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि इंडिया और USA के बीच में इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं कर सकती, नहीं, ये फ्री फ्लो है यहाँ पे। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन
कंपनीज फेस ग्लोबल कंपटीशन। अब लिमिटेशंस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन की, मतलब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, तो उससे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहला तो ग्लोबल कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपनीज को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल और सैमसंग जो वर्ल्ड वाइड कम्पीट करें, इसकी वजह से जो छोटे मार्केट हैं, छोटे लोग हैं, वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे। तो यहाँ पे ग्लोबल कंपटीशन हमें फेस करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और आता है कि कल्चरल एक्सचेंज होना, बहुत ही डिफरेंट कल्चर है हमारा, तो ये बहुत ही इम्पैक्ट घेरता है, मतलब कि इट लीड्स टू कल्चरल एक्सचेंज वेयर डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस ईच अदर। यहाँ पे हम वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, ईस्टर्न को भी कर सकते हैं। तो इससे कल्चर जो हमारा वो एक्सचेंज हो जाएगा और हम एक दूसरे की लाइफ पे इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे कोरियन फूड और म्यूज़िक अभी इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये दो लिमिटेशंस है, और भी लिमिटेशंस है। ग्लोबलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एक्सपेंड मार्केट वेयर कंपनीज कैन सेल प्रोडक्ट्स इन मैनी कंट्रीज़। तो ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे मार्केट को एक्सपेंड करता है। हमारा जो मार्केट बेस है, जैसे कि किसी का अगर बिजनेस इंडिया में है तो दैट ये इतना उसका मार्केट बेस है, यहाँ के जो लोग हैं इंडिया के वहीं उनको ये सामान बेच सकता है। लेकिन अब उसने रसिया, चाइना, कनाडा, यूएसए इन सब में कर लिया, तो अब उसका मार्केट बेस देखो इंक्रीज़ हो गया। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये मार्केट बेस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। लाइक नाइक जो है वो सेल कर रहा है शूज़ को ग्लोबली, तो ये उनका मार्केट बेस ग्लोबली है। यहाँ पे वो ग्लोबली क्या होता है, जब हम सिर्फ जैसे पूरा वर्ल्ड है उसको हम कोई अलग अलग कंट्रीज़ में नहीं डिवाइड करते, उसको हम सिर्फ वन मार्केट मान के चलते हैं, दैट इज़ ग्लोबल लेवल। अगर इसका डिटेल्ड वन सोर्स चाहिए तो वो भी आएगा, डोंट वरी, उससे सारे कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे। अराउंड 68 पेजेस के नोट्स हैं, तो उनको भी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद है इट इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज एक्सपोर्ट्स ब्रिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इससे क्या होती है, हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती है। ग्रोथ कब होती है, जैसे कि प्रोडक्शन है आपका गुड्स एंड सर्विसेज का, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर आपकी जो इनकम बढ़ेगी। इनकम सिर्फ आपकी नहीं, नेशनल लेवल पे इनकम बढ़ती है। अगर नेशनल लेवल पे इनकम बढ़ेगी तो फिर हमारे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होगा, उससे हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और प्रोडक्शन हम क्यों बढ़ाएंगे, बिकॉज हमारे कस्टमर्स ज़्यादा हो गए। अगर कस्टमर कंज्यूमर ज़्यादा हो गए तो हमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लाइक यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर हमारे जितने ज़्यादा बिजनेस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमें जॉब मिलेगी, ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज होता है फॉरेन रिजर्व का। जैसे हमने कुछ ख़रीदा यूएसए से, कुछ लत से हमने एक पिज़्ज़ा ख़रीदा, तो वहाँ से जो पिज़्ज़ा आया उसकी पेमेंट हम किस में करेंगे, इंडियन रुपीज़ में। तो यूएसए के पास इंडियन रुपीज़ चला गया। उसके बाद हाँ यूएसए ने हमसे ऑयल मंगा लिया लेट से, तो अब वो पेमेंट किस में करेंगे, हमको वो डॉलर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास तो डॉलर आ रहा है और उनके पास रुपीज़ आ रहा है, तो जितना ज़्यादा होगा हम उतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं इस फॉरेन एक्सचेंज रेट का। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बढ़ता होता है, कभी डिक्रीज़ होता रहता है। तो यहाँ पे ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक मेन काम है, जो कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको हमारा यहाँ पे जो ये रेट है इसको मेंटेन करके रखना। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये हेल्प करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। जैसे कि इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है जो कि जापान की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिससे वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो इससे टेक्नोलॉजी भी हमारी ट्रांसफ़र होती है। ये इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्यों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगी लोगों की, ताकि उनको बेटर प्रोडक्ट दे और उनकी लाइफ इंप्रूव हो, तो इस तरीके से ये इंप्रूव करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्मार्टफोन की ब्रांड्स है जो कि आज इंडिया के अंदर अवेलेबल है। ये हेल्प करता है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट। इससे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ चीज़ भेजेंगे, तो हमें उस पेमेंट करेंगे उनके रुपये में, जैसे कि उनका है डॉलर, तो डॉलर में पेमेंट करेंगे तो हमारे पास डॉलर आएगा, यहाँ पे उसका रिजर्व हमारे पास बढ़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन की एडवांटेजेस अब करनी है, लाइक हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि हमारा जो मार्केट सिर्फ इंडिया से हमारा दूसरी कंट्रीज़ में भी शिफ्ट हो गया। हम लोग ऐसे डायग्राम वगैरह करके ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ड्रॉ हो गया हमारा, तो फिर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बेटर टेक्नोलॉजी, अब हम लोग जापान से कोऑर्डिनेट करके जापान की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, तो ये हमें अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है।
हायर इनकम एंड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। इससे क्या होता है, जब हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उससे बेटर क्वालिटी के गुड्स आते हैं और हमारी इनकम भी हाई रहती है। जो लोगों को स्किल्स आती है तो उनकी इनकम ज़्यादातर हाई होती है। उसके बाद है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें जो छोटे बिजनेस शुरू कर रहा है अब कोई, वो ग्लोबल लेवल पे कैसे compete करेगा। अगर आपके इंडिया के अंदर ग्लोबल कंपनीज आई हुई हैं, लेट्स से ये सारी ग्लोबल कंपनीज हैं और ये हमारा छोटा बिजनेस है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे compete नहीं कर पाएगा मार्केट में। इसको हटा दिया जाएगा, ये ग्रीन वाले सब रेड को हटा देंगे बिकॉज ये छोटा सा है, इसको हटा दिया जाएगा। जॉब लॉस इन सम सेक्टर्स, कुछ सेक्टर जैसे कि अब आपके यहाँ पे सारी कंपनीज आ गई तो कौन खेती बाड़ी करेगा। एग्रीकल्चर के अंदर सारी जॉब यहाँ पे हमारे चली जाएंगी। कल्चरल इन्फ्लुएंस, अब सब लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग जाएंगे, कोई भी हमारे इंडिया के कल्चर को बहुत सारे लोग भूल जाएंगे। अगर इंडिया के अंदर ऐसा कुछ होता है तो सब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना लग जाएंगे, तो ये हमारा कल्चरल भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। इनइक्वलिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जितनी भी इंडस्ट्री बढ़ेंगी ना तो हमेशा उससे इन्वायरमेंट को तो प्रॉब्लम होगी बिकॉज वो वेस्ट जनरेट करेंगी एंड देन वो वेस्ट हमारा इन्वायरमेंट में जाएगा, तो इससे क्या होगा, उसको प्रॉब्लम आएगी। लोकल शॉप्स अफेक्टेड बाय जो अमेजोन वगैरह है उनको भी अफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे कनेक्ट करता है एक सिंगल मार्केट के अंदर, लेकिन ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करता है, उसके साथ साथ ये चैलेंजेस भी क्रिएट करता है जो कि बिजनेस और इकोनॉमी दोनों के लिए होते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ना ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसका फर्स्ट पार्ट कवर होता है, आई मीन सेकेंड लास्ट पार्ट कवर होता है। फर्स्ट पार्ट में इंटरनेशनल बिजनेस की बात थी तो वो अभी देखना है। तो यहाँ पे अब है बुक का नाम इंटरनेशनल बिजनेस, इसका एक्चुअल मतलब क्या है और क्यों इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस ही है। सो यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब कि जिसमें हम गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा पैसा इन्वॉल्व है। यहाँ पे ट्रेड, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि हम ट्रेड करते हैं तो हमें गुड्स खरीदना है तो हम खरीदेंगे तो पैसा देंगे और सेल करेंगे तो पैसा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पैसा आ गया ट्रेड में, ठीक है भाई। सर्विसेज में, अब सर्विसेज क्या होती है, जैसे एक डॉक्टर प्रोवाइड करता है, टीचर प्रोवाइड करता है, कोई सीए बन गया है वो प्रोवाइड करता है आपको कुछ सर्विसेज। तो अब आपको सर्विस मिल रही है, जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है तो इन रिटर्न ऑफ आप उसको पेमेंट करोगे, तो ये आपकी सर्विस हो गई, ठीक है। इसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। इन्वेस्टमेंट, जब आप किसी कंपनी में, जैसे फॉरेन कंट्री कंपनीज हैं जो कि रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, रिलायंस आप सबको पता है मुकेश अम्बानी जी की कंपनी, तो जब वो उसमें इन्वेस्ट करती है तो उनके जो स्टॉक प्राइस अगर बढ़ गए तो उनको प्रॉफिट होता है, तो इसमें भी पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये जो सारी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं ये दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होती है, तब हम उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस तो जब हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, और इंटरनेशनल मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होना कोई भी चीज़, ये हमारे डोमेस्टिक बिजनेस से अलग है। डोमेस्टिक बिजनेस वो बिजनेस होता है जो सिर्फ हम अपनी होस्ट कंट्री में करते हैं। अब ये होस्ट कंट्री कौन सी होती है, जहाँ पे हमने बिजनेस क्रिएट किया था, बिजनेस चालू किया था ना, वहीं पे करता है। जैसे इंडिया का कोई इंसान है तो वो इंडिया में ही बिजनेस करेगा, तो ये है डोमेस्टिक बिजनेस। अगर उसने एक्सपेंड कर लिया और ग्लोबल लेवल पर करने लग गया तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस ऑपरेट किया जाता है अक्रॉस कंट्रीज़ और डिफरेंट करेंसीज़ में। यहाँ पे एक सेकंड, ये इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात हो रही होगी फिर, जहाँ पे लॉज और कल्चर अलग अलग होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंक्रीज़ करता है आपके मार्केट साइज़ को। पहले आप सिर्फ इंडिया में चीज़ें बेच रहे थे, लेकिन आप आपने दूसरी जगह करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे यूएसए, रसिया, ईरान, ब्राज़ील वगैरह के जो कस्टमर्स हैं वो भी तो आपके बन गए, तो अब आपका मार्केट साइज़ इंक्रीज़ होगा। आपकी जगह ये भी आ गया, ये भी आपके पास इतनी सारी जगह आ गई, पहले सिर्फ इंडिया वाली थी, तो यहाँ पे आपका मार्केट साइज़ इंक्रीज हुआ या नहीं। जैसे टाटा सेल करती कार्स बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो उनका मार्केट साइज इंक्रीज है। उसके बाद ये अर्न करता है फॉरेन एक्सचेंज। अब आपने लेट्स से यहाँ पे आपने भेजे कार, यहाँ पे टाटा ने कार भेजी इनको यहाँ पे रसिया के अंदर, तो वो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो जैसे यूएसए में भेजी, लेट्स से मुझे रसिया की एक्चुअल करेंसी नहीं पता है, दैट्स वाई यूएसए में भेजी, तो टाटा ने यहाँ पे अपनी कार भेजी यूएसए में, तो टाटा ने कार भेजी तो वो अब यूएसए वाले पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे तो किस में करेंगे, वो हमें डॉलर देंगे,
ठीक है। तो अब डॉलर देंगे तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहे हैं इससे, ठीक है, हमें डॉलर ज़्यादा मिल रहा है, जैसे आईटी वगैरह सर्विसेज से भी होता है। उसके बाद ये क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर, इससे हमें जॉब भी मिलती है। जितनी ज़्यादा हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज वगैरह करेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट में जॉब मिल गई, तो ये इस चीज़ से रिलेटेड जो स्पेसिफिकली जॉब मिलती है तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़। ये हमारी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करता है। जैसे जो मारुति, जो सुजुकी की कंपनीज़ हैं, वो जापान की टेक्नोलॉजी यूज़ करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कुछ सामान प्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटर क्वालिटी के गुड्स बनेंगे। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो लोगों की लाइफ भी अच्छी होगी यहाँ पे। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट आपने क्लास 10th या फिर बात करें क्लास 12 तक पढ़े थे ना, तो सारे अफेक्ट करते हैं। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो इकोनॉमिक फैक्टर, इनकम और इन्फ्लेशन की बात होती है उसके अंदर इकोनॉमिक्स फैक्टर में। सबसे पहले तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 कवर करने वाले। सबसे पहला है इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें इनकम बढ़ी या घटी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कितनी है उसकी बात होती है। अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो आप वहाँ पे बिज़नेस ज़्यादा करना प्रेफर करोगे बिकॉज डिमांड लोगों की ज़्यादा होगी। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर, कि अगर देखो आपको डिसाइड करना है कि आप यूएसए के अंदर बिज़नेस करने वाले हो या नहीं, तो अब आप पहले क्या सोचोगे, वहाँ की इनकम कितनी आएगी, अगर मैं वहाँ पे बिज़नेस करूँगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा रिटर्न में, और वहाँ की महंगाई कैसी है, आप पहले ये चेक करोगे। दैट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर आप देखने वाले हो। एंड देन हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल फैक्टर, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ की पॉलिटिकल कैसी है, जैसे कि गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं। नाउ अभी देखने वाले पॉलिटिकल फैक्टर की गवर्नमेंट वापस स्टेबल है या नहीं। गवर्नमेंट बार बार चेंज होगी तो आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है दैट विल बी ऑल्सो चेंज। तो अगर वो चेंज होगी तो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा। कभी गवर्नमेंट ट्रेड बढ़ा रही, कभी टैक्स बढ़ा रही, तो इससे बिजनेस में तो इफेक्ट डालेगा, ठीक है। अब देखो मैं एक और बात बता देती हूँ आपको, अगर आपको ये सेम टू सेम नोट्स चाहिए जो कि ज़्यादा डिटेल में नहीं है बिकॉज कल आपका एग्ज़ाम है या फिर सुबह मिल रही होगी ये वीडियो, तो इवनिंग में आपका एग्ज़ाम है, तो डिटेल में नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, बिल्कुल लाइक वो 70 पेजेस के नोट्स हैं वो बिल्कुल डिटेल्ड में चाहिए ना, जिससे मतलब ऐसा होगा कि कुछ बाहर से नहीं आएगा, सारे को टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड है और अच्छे से कवर्ड है। तो आपको बाय करना होगा नोट्स जो कि ज़्यादा अमाउंट का नहीं है, दैट इज़ लाइक 49 अमाउंट का है, तो आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं, इतने के तो मोमोज ही खा लेते होगे, ठीक है भाई। अगर आपको सिर्फ ये नोट्स चाहिए तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स मेंशन है वो फॉलो करने, देन आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपना, क्योंकि कई बार बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि नोट्स कैसे लें, तो मैंने वो डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर देख लिया कि गवर्नमेंट कैसे। थर्ड आप चीज़ क्या देखने वाले हो बताओ मुझे। आप सोचो कि आपने देख लिया कि बिज़नेस करेंगे तो वहाँ की इनकम कैसी मिलेगी, हमने प्रॉफिट होगा या नहीं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे टैक्स कैसा लगेगा वो भी देख लिया। अब आप क्या देखोगे, अब देखोगे कल्चरल फैक्टर, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है। क्या पता चले आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही वहाँ का, आपका लेट्स से बिजनेस है बर्गर का, लेकिन वहाँ पे बर्गर सेल नहीं होता क्योंकि बर्गर उनको पसंद नहीं है। तो अब वहाँ पे बिजनेस करके क्या करोगे, आपको तो घाटा होने वाला है। तो वहाँ पे आप देखोगे उनका कल्चर कैसा है। जैसे कि इंडिया के अंदर कोई जो है स्पाइसेस वाला बिजनेस करता है तो वो चलता नहीं है, वेस्टर्न में वो चल जाता है। तो यहाँ पे सब अलग अलग तरीके से रहते हैं, सबके अलग अलग कल्चर। फोर्थ नंबर पे आप क्या देखने वाले हो वो सोचो एक बार। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे मैं बता देती हूँ, आप देखने वाले हो टेक्नोलॉजी, कि वहाँ का इंटरनेट कैसे है, कल्चर बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो कैसा ऑटोमेशन वगैरह का यूज़ करी है। वहाँ पे जैसे जापान में करने वाले तो आप लोकल टेक्नोलॉजी है आपके बिज़नेस में तो नहीं जा सकते, आपको अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस कॉम्प्लेक्स है बिकॉज यहाँ पे रिस्क होता है और लीगल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल रिस्क की गवर्नमेंट चेंज होगी तो हमारे ऊपर इम्पेक्ट आएगा। तो इन चीज़ों की वजह से हम इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर मानते हैं। अब इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टेजेस आते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो उसी को हम जब ये प्रोसेस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। इसके अंदर स्टेजेस होते हैं जो कि हमें देखने हैं।
यहाँ पे शॉर्ट नोट आता है इनमें बेसिकली। तो पहला होता है डोमेस्टिक स्टेज, जिसमें हम जो पूरा बिजनेस करते हैं हमारा सिर्फ इंडिया के अंदर ही करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक स्टेज, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है डोमेस्टिक के बाद एक्सपोर्ट स्टेज। हम स्टार्ट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज़ में सामान भेजना, यहाँ पे मंगा नहीं रहे हम, सिर्फ सामान भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले सिर्फ इंडिया में कर रहे थे, अब हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे आता है इंटरनेशनल लेवल पे। हम क्या करते हैं, जैसे इंडिया यूएसए से एक ही कंट्री से करेगी या फिर दो कंट्री से, मतलब लगा के चलो एक ही कंट्री से करेगी। इंडिया कुछ भेज रही है रसिया को, रसिया से ऑयल मंगा रही है, तो ये है इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री से करना। देन है मल्टीनेशनल लेवल, एमएनसी कंपनीज़ के बारे में सुना होगा, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, एप्पल, सैमसंग, ये सारी एमएनसीज हैं। यहाँ पे ये एक कंट्री के साथ कनेक्टेड नहीं है कि सिर्फ रसिया में मिलेंगी हमें या फिर यूएसए में मिलेंगी और इंडिया में, नहीं, ये सारी कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड होती है, तो ये मल्टीनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्टेज आता है यहाँ पे वो है ग्लोबल, जिसके अंदर क्या होता है ग्लोबल लेवल पे, यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है, हमारा पूरा होल वर्ल्ड है, वो सिर्फ एक ही मार्केट है, ठीक है। हम उसको सिंगल मार्केट मान के चलते हैं और फिर उसके हिसाब से हम चीज़ें हमारी बेचते खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया का मार्केट, ये यूएसए का मार्केट, ये जापान का, ये ऑस्ट्रेलिया का, हम ये नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड है तो ये एक ही मार्केट है। उसके बाद है EPRG ओरिएंटेशन, ये हम लास्ट में कवर करेंगे हमारे शॉर्ट नोट्स में। यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए नहीं गिवन है, तो ये शॉर्ट नोट में कवर होगा लास्ट में। इसी जो नोट्स हैं इनके लास्ट में कवर्ड है, वहाँ से देखेंगे इसको। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कवर्ड होता है यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ मोड्स ऑफ एंट्री। रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ एंट्री, कंपनीज एंटर करती हैं इंटरनेशनल मार्केट में थ्रू डिफरेंट मोड्स। अब आपने बिजनेस बना लिया इंडिया में, आपका सेटल हो गया, सब कुछ चल रहा है। अब आप क्या सोच रहे हो कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है, मतलब ग्लोबल लेवल पर जाना है, दूसरी जो कंपनी है हमारी या फिर हम बोले दूसरी कंट्री है उनके साथ हमें compete करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट मोड है, तरीके हैं जिनके थ्रू हम अलग अलग कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं इंडिया के साथ साथ। तो पहला जो तरीका है वो एक्सपोर्टिंग, दूसरा लाइसेंसिंग, यहाँ पे थर्ड है फ्रेंचाइजिंग, फोर्थ है जॉइंट वेंचर, फिफ्थ है स्ट्रेटजिक अलाइंस और सिक्स्थ है यहाँ पे होली ओन्ड सब्सिडरी। तो यहाँ पे 6 तरीके हैं जिसके थ्रू आपको दूसरी कंट्री के अंदर एंट्री मिलेगी एज ए इंटरनेशनल बिजनेसमैन। तो यहाँ पे देखते हैं इनको डिटेल में। एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्रीज़। आपने सिर्फ अपने जो गुड्स थे वो दूसरी कंट्री को भेज दिया, अब वो वहाँ से उन चीज़ों को दूसरी कंट्री में भेजेगी, जैसे कि अपने जो लोकल कस्टमर्स हैं उनको देगी। लेट्स से बर्गर, आप बर्गर प्रोड्यूस करते हो, आपने बर्गर यूएसए के अंदर भेजा, अब यूएसए वाले अपने कस्टमर्स को वो बर्गर खिलाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपोर्टिंग। अगर उनको बर्गर पसंद आता है आपका तो वो फिर से डिमांड करेंगे, तो ये आपका लेवल वहाँ पे चला गया इंटरनेशनल लेवल पे, इसको बोलते हैं एक्सपोर्टिंग। उसके बाद हमारा आता है लाइसेंसिंग। यहाँ पे क्या होता है, हम राइट देते हैं दूसरों को कि आप हमारी ब्रांड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट देती है यहाँ पे कि हम उनकी ब्रांड जो है, उनकी टेक्नोलॉजी है वो हमारी कंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है हम अलाउ करते हैं यूज़ ऑफ बिजनेस मॉडल, जैसे कि डोमिनोज़ का बिजनेस मॉडल है, हम पार्टनरशिप करते हैं अलग कंट्रीज़ के साथ। जैसे हम यूएसए के साथ बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप हमारी जो ब्रांड है, हमारी फेमस है इंडिया के अंदर, आप उसका नाम वहाँ पे उसके लिए मॉल वगैरह बना दो और वहाँ पे उसका यूज़ कर लो, पार्टनरशिप कर लेते हैं हम उनके साथ, हाफ प्रॉफिट हमें मिलेगा वहाँ पे। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटजिक अलाइंस। यहाँ पे अलाइंस से समझ आ रहा हो कोऑपरेशन करके, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके, हम जैसे स्टारबक्स और टाटा मिलके दोनों बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं है कि ये नई कंपनी बनाएंगे दूसरी कंट्री के अंदर, नहीं, ये दोनों मिल के कर रहे हैं, दोनों इंडिया की दोनों मिल के वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है होली ओन्ड सब्सिडरी। इसका मतलब होता है फुल जो ओनरशिप है हमारी फॉरेन कंट्री में दे देते हैं, फुल ओनरशिप इन फॉरेन कंट्री, जैसे कि IKEA इंडिया के अंदर है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है हमारी जो कंपनी है उसकी फुल ओनरशिप फॉरेन कंट्री के वो दे देते हैं हम लोग, कि आप ही संभालो, जो होगा वो सब आपको ही देखना है सारे बिजनेस के बारे में। देखो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग है, एक्सपोर्टिंग हमने फर्स्ट देखा था मोड ऑफ एंट्री, इसके अंदर रिस्क बहुत कम है, हम सामान
मंगा रहे हैं देन बेच रहे हैं, तो इसमें क्या ही रिस्क होगा। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल बहुत ही कम है। सामान मंगाएंगे तो टैरिफ लगेगा, विच मीन्स टैक्स लगेगा। तो अब टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा सामान मंगाएंगे उतना ज़्यादा टैक्स, जितना ज़्यादा भेजेंगे उतना ज़्यादा टैक्स। तो यहाँ पे कंट्रोल बहुत ही कम है हमारा। लाइसेंसिंग में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन रिस्क बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, फास्ट आपका बहुत जल्दी बिजनेस तो बढ़ जाता है, क्योंकि आप यहाँ की इंडिया की कंपनी दूसरी कंपनी को अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे आने में, तो ये बिजनेस एक्सपेंशन हो जाएगा। जॉइंट वेंचर में रिस्क बढ़ता है, यहाँ पे रिस्क शेयर होता है। क्यों? क्योंकि हम पार्टनरशिप में हैं तो हर एक चीज़ शेयर होगी, चाहे वो रिस्क हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी। अलायंस के अंदर शेयर रिसोर्सेज, हम अपने जो स्टॉक वगैरह हैं, स्टॉक मार्केट, ये सब फंड वगैरह, म्यूचुअल फंड, इन सबको शेयर करते हैं। सब्सिडरीज में हम फुल कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्या पता वो फुल कंट्रोल लेके आपको मना कर दें सारी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे इस चीज़ का भी रिस्क रहता है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे चैलेंजेस इन ओवरसीज एक्सपेंशन। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब हमारा एकदम से एक्सपेंशन हो जाता है बिजनेस का, तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं। कंपनी फेस करती हैं चैलेंजेस, जैसे कल्चरल चैलेंजेस। मैकडोनल्ड्स चेंज करते हैं मेन्यू, इंडिया के अंदर उनका अलग मेन्यू है, अलग कंट्री के अंदर अलग है, तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, मैकडोनल्ड्स क्यों आपका मेन्यू चेंज करे, बिकॉज वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। तो पहला कल्चरल डिफरेंस। दूसरा पॉलिटिकल रिस्क, जैसे बार बार गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करे, गवर्नमेंट चेंज हो गई और पॉलिसी चेंज हो गई, तो इसकी वजह से लीगल डिफरेंस भी आता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, पॉलिटिकल तो हो गया कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करे, फिर है लीगल डिफरेंस कि जो आपकी टैक्स सिस्टम है इंडिया का अलग है, यूएसए का अंदर अलग है, आपको 2 बार टैक्स पेमेंट करनी पड़ रही है। करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है बार बार में, यूएसए का प्राइस बढ़ रहा है, डॉलर का कभी घट रहा है, इंडिया की करेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। लॉजिस्टिक इशू क्या होते हैं, अब लॉजिस्टिक का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, हमने ये पढ़ा था क्लास 12 के चैप्टर में, या फिर हमने पढ़ा था ये सेकंड सेमेस्टर में। इसका मतलब होता है लॉजिस्टिक का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज आते हैं, जैसे डिलीवरी करनी थी किसी चीज़ की, वो डिले हो गई बिकॉज ऑफ क्लाइमेट वगैरह, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक इशू हो गए। अब फिर आता है इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे इनकम लेवल, इतनी इनकम लेवल नहीं है ये जापान के अंदर, लेट्स से, वैसे जापान का एग्जांपल नहीं ले सकते, वहाँ की इनकम बहुत ही अच्छे लोगों की। ब्राज़ील का लेते हैं, ब्राज़ील में इतनी इनकम नहीं है कि आपका जो बर्गर है 1000 रुपये का वो खरीद पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से अब नहीं खरीद पाएंगे तो कहाँ का एक्सपेंशन होना। इंडिया के अंदर भी इतनी इनकम नहीं है लोगों की कि वो खरीद लें, ठीक है, वो अपना बजट वाला ही खरीदते हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजी हेल्प करती है इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। देखो अब कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, तो उनको अब एक बार गिन लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये प्रॉब्लम्स आई थी सारी, जो कि हमें याद रखनी है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो लिखनी है सारी प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम थी यहाँ पे कल्चरल लेवल की, दूसरी थी यहाँ पे पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट की, फिर है लीगल, देन यहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएट कर गई हमारी, उसके बाद ट्रेड के बैरियर्स जैसे टैक्स वगैरह लगा, देन लॉजिस्टिक इश्यूज मतलब अपना ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ गई, देन इकोनॉमिक डिफरेंस मतलब इनकम वगैरह का। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व तो करना होगा, तो जो टेक्नोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन। जैसे वे जूम, ई कॉमर्स वगैरह से कम्युनिकेट करती है, जैसे अमेजोन डिजिटल पेमेंट वगैरह, इन सब से हमारी वो कम्युनिकेट करती है एंड इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करती है। जैसे लॉजिस्टिक ट्रैकिंग, आप अगर डिलीवरी वगैरह करवा रहे हो तो उसकी ट्रैक कर लो, ऑनलाइन मार्केटिंग कर लो, प्रोडक्शन है ऑटोमेशन वगैरह कर लो, तो इनसे ये जो चैलेंजेस है ये घट जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं इन द सेंस। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट्स के नेम है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, वहाँ की जो गवर्नमेंट स्टेबल है नहीं, या फिर बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है, ये भी देखना पड़ता है हमें। ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं ये देखना होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स कैसे हैं। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यहाँ पे देखना होता है कि लोगों की इनकम कैसी है, क्या हमारी चीज़ को अफोर्ड कर पा रहे हैं, इन्फ्लेशन वगैरह, परचेजिंग पावर, मतलब 100 रुपये तक का बर्गर तो हम खरीद सकते हैं, 1000 रुपये तक का खरीद सकते हैं, तो ये हमारी परचेजिंग पावर है। उसके बाद है हमारा फाइनेंशियल इन्वायरमेंट की, वहाँ का एक्सचेंज रेट वगैरह कैसा है, बैंकिंग सिस्टम कैसा है, तो ये सब भी। फिर है टेक्नोलॉजिकल, यहाँ के इन्वायरमेंट, ऑटोमेशन, वहाँ पे टेक्नोलॉजी सब कुछ कैसी है।
देन हमारे ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये आपके बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट कर रहे हैं और इसी के वजह से रिस्क आता है हमारे इनके अंदर। और इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है। देन कल्चरल इन्वायरमेंट डिटेल में करना है। तो कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब होता है लैंग्वेज, रिलीजन, वैल्यूज़ और कस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है सर्व करता है वेज फूड इंडिया के अंदर, नॉन वेज अदर कंट्रीज़ में, वहाँ पे भी वेज मिलेगा लेकिन इतना वेज नहीं मिलेगा, मतलब कुछ ही जगह मिलेगा। तो यहाँ पे कल्चरल इन्वायरमेंट में लैंग्वेज क्या है आपकी, रिलीजन क्या है, वैल्यूज़ क्या है, कस्टम क्या है, इससे क्या होता है बिजनेस इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हर जगह बिजनेस करने का तरीका सेम नहीं हो सकता, हर जगह एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका सेम नहीं हो सकता, ये वहाँ की कल्चर पे डिपेंड करता है। होस्टफेड ने कहा था कि यहाँ पे कल्चरल जो डायमेंशंस है उसके अंदर आता है सबसे पहले पावर डिस्टेंस, हायरार्की चलती है इंडिया के अंदर, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म का यहाँ पे डिफरेंस आता है। इंडिविजुअलिज्म मतलब सिर्फ वन पर्सन, कलेक्टिविज्म मतलब एक या दो इंसान मिलके। यूएसए के अंदर इंडिविजुअल रहता है और इंडिया के अंदर ग्रुप, जैसे आपको कुछ चीज़ खरीदनी है तो यूएसए के अंदर क्या होता है सिर्फ एक इंडिविजुअल जाके ज़्यादातर सामान खरीदते हैं, लेकिन इंडिया में एक ग्रुप बन के चलते हैं सब लोग। फिर यहाँ पे आता है आपका लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होता है। जापान में यहाँ पे ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग चलती है जापान के अंदर, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया अभी भी 2025 में, जापान 2050 में चल रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। कल्चरल डिफरेंसेस जो कि आपके मार्केटिंग, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन सबको इफेक्ट करती हैं। ठीक है, वहाँ का प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो डिज़ाइन कैसा होगा, कल्चर के हिसाब से है नहीं, वहाँ पे आप मार्केटिंग किस तरीके से करने वाले हो, मैनेजमेंट टीम, कम्युनिकेशन वगैरह लोगों से। जैसे कोको कोला चेंज करती है आपकी ऐड डिफरेंट कंट्रीज़ में, हर एक कंट्री में उनकी ऐड करने का तरीका अलग हो जाता है। तो ये उनका कल्चरल इन्वायरमेंट की वजह से वो चेंज करें यहाँ पे। अब डिफरेंट ट्रेड की थ्योरीज़ हैं जो कि अलग अलग ऑथर्स ने दी थी, वो देखने। तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं हमें कि कंट्रीज़ में ट्रेड हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वाई, कोई भी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ये हमें ट्रेड थ्योरी बताती है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है सबसे पहले। इसका मतलब होता है कंट्री प्रोड्यूस गुड्स आर मोर एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल इंडिया टी एक्सपोर्ट करती है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसके अंदर कुछ कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होती है। जैसे रसिया के अंदर ओरिजिनली वहाँ पे ऑयल है तो यहाँ पे उनको एब्सोल्यूट एडवांटेज है ऑयल के अंदर। इंडिया के अंदर टी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे उनको टी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या हुआ, हम ऐसे कुछ रिसोर्सेज है, गुड्स हैं, उनको एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाते हैं। फिर उसके बाद आता है कंपेरेटिव एडवांटेज, पहला एब्सोल्यूट, दूसरा कंपेरेटिव। इसका मतलब होता है लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है आईटी सर्विसेज, इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा आईटी सर्विसेज नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम आ रही है हमारी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब फॉरगन ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो कि हमने इकोनॉमिक्स में देखी होती है, तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद है हैकर, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ऑल इन थ्योरीज है, ये कहती है कि कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स बेस्ड ऑन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, मतलब जो भी कंट्री एक्सपोर्ट वगैरह कर रही है, इम्पोर्ट वगैरह कर रही है, तो वो किस पे बेस होता है कि उनके पास वो रिसोर्स है नहीं। जैसे रसिया के पास ऑयल बहुत ज़्यादा है तो क्या एक्सपोर्ट करती है, ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज उसके पास वो रिसोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसके बारे में, जैसे इंडिया के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव गुड्स है इंडिया के अंदर, जो हाथों से बने हुए गुड्स होते हैं ना वो है इंडिया में, तो वो उसको एक्सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे ये थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद है लियोनटिफ पैराडॉक्स, तो ये क्या होता है, ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है। जब यूएसए एक्सपोर्ट करता है लेबर गुड्स डिस्पाइट बिंग कैपिटल रिच, वो इतना कैपिटल में रिच है, उनके पास इतना पैसा है यूएसए के अंदर, लेकिन फिर भी वो लेबर के जो बने हुए, मतलब हाथों से जो बने हुए गुड्स हैं उनको खरीदता है। ठीक है, तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि पैसा एक तरफ इतना ज़्यादा है और एक तरफ हम हाथों से बने हुए चीज़ खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ये लियोनटिफ पैराडॉक्स होता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह होती है उस तरीके से ही। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कहती है कि प्रोडक्ट मूव फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्री ओवर टाइम। मतलब एक कंट्री है इंडिया और एक है यहाँ पे यूएसए, जापान पहले से डेवलप्ड कंट्री है, तो उससे जो प्रोडक्ट आया उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में आई। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्ट आपका वो मूव कर रहा है डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में। इंडिया तो अपने डेवलपिंग फेज़ में, वो अभी तरीके से तो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई, बोल रहे हैं कि 2047 तक हो जाएगी, बट अभी तक तो नहीं हुई है ना। तो अब वो डेवलपिंग फेज़ में, जब हम टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
पोर्टर्स डायमंड मॉडल आता है फिर हमारा यहाँ पे, वो क्या कहता है, लेट्स सी, पोर्टर्स डायमंड मॉडल एक्सप्लेन करता है कॉम्पिटिटिवनेस बेस्ड ऑन फैक्टर कंडीशंस, डिमांड, रिलेटेड इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रेटजी। देखो जापान के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सक्सेस में है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अदर इंडस्ट्रीज इतने सक्सेस में नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो कहीं पे भी, तो आप क्या देखोगे, वहाँ पे फैक्टर कैसे हैं, वहाँ पे आपको जगह मिल रही है नहीं, उनकी इनकम कैसी है, वहाँ पे डिमांड होगी या नहीं उस चीज़ की, उसके रिलेटेड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि ड्रिंक वगैरह करने वाले हो तो पेप्सी, कोको कोला, ये सब इंडस्ट्रीज़ हैं, तो क्या आप इनसे कम्पीट कर पाओगे, तो ये भी चेक करना होता है। देन उन फर्म की क्या क्या स्ट्रेटजी है, प्रॉफिट बनाना या फिर लोगों का कस्टमर बेस बनाना, उनका जो ट्रस्ट है वो जीतना, क्या क्या सब कुछ हमें देखना होता है। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके कंपोनेंट्स, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जो कंप्लीट नोट्स हैं उसके अंदर सब कुछ डिटेल में गिवन है, ये तो ऊपर ऊपर से गिवन है यहाँ पे, बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है सारी ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द कंट्रीज़। जैसे हमने इंपोर्ट किया कुछ या फिर उनको कुछ सामान दिया एक्सपोर्ट, जैसे कि ये है हमारी इंडिया और यहाँ पे है ये यूएसए, तो हमने यूएसए को कुछ सामान भेजा, लेट्स से ब्रेड भेज दी, या फिर हमारे यहाँ पे टी ज़्यादा है तो हमने टी भेज दी यूएसए के अंदर, यूएसए ने हमारे पास भेजा लेट्स से स्मार्टफोन भेज दिया, तो ये हमारे पास फ़ोन भेज दिया यहाँ पे यूएसए ने। तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं सामान भेज रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान भेज रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, वो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे क्या करें, इंपोर्ट करें। यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है और वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट को हम एक्स से शो करते हैं और इंपोर्ट को एम से शो करते हैं। तो यहाँ पे जब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जब हम इनको रिकॉर्ड करते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो उनको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में आता है गुड्स सर्विसेज इनकम, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गुड्स का, सर्विसेज का, जैसे कि डॉक्टर वगैरह, टीचर वगैरह, आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह, इनकम का, तब क्या होता है, ये करंट अकाउंट में आएंगे। लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, आपने ट्रांसफ़र की एसेट्स वगैरह, कुछ सामान बेच दिया, जैसे आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ली, तो ये आता है आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर। उसके बाद है फाइनेंशियल अकाउंट, 3 अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये लिखने हैं, ये उसके कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट, देन आपका कैपिटल अकाउंट, देन आपका आता है कैपिटल अकाउंट के बाद फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में लोन वगैरह, फाइनेंशियल मतलब पैसा, तो जो भी पैसे से रिलेटेड है वो सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आएंगी, लोन वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह वो। सरप्लस का क्या मतलब होता है, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में चल रहा है कोई बोले, तो उसका मतलब क्या है, सरप्लस का मतलब है आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, इट मीन्स आप सामान ज़्यादा बेच रहे हो, और इंपोर्ट आपको सामान की कम ज़रूरत है, आप खरीद कम रहे हो, बेच ज़्यादा रहे हो, इससे आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट से क्या होता है, सरप्लस होता है यहाँ पे। डेफिसिएट का मतलब क्या होता है, मतलब आप सामान खरीद ज़्यादा रहे हो और बेच कम रहे हो, तो इससे आपको लॉस होगा। लॉस का मतलब हम बोले तो इसकी भाषा में डेफिसिएट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट होती है ट्रेड के इम्बैलेंस से, कि कभी डेफिसिएट चल रहा है, कभी आपका सरप्लस चल रहा है, तो इससे आपकी बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो इफेक्ट करती है। करेंसी की वैल्यू से भी करती है यहाँ पे, कि आपका रुपये की जो वैल्यू वो कम हो गई और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इफेक्ट होगी। इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, वॉर वगैरह तो नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट आती है। इनको करेक्ट करने के कुछ मेजर्स हैं, कुछ जैसे कि इनसे इफेक्ट हो रहे हैं इन 3 चीज़ों से, ट्रेड इम्बैलेंस, करेंसी वैल्यू और इकोनॉमिक कंडीशंस। अब हम इनको ठीक कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली में ये देखना है। तो ठीक करने के करेक्शन मेथड्स है, जिसमें सबसे पहला आता है, आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है ना उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करो चीज़ों का। सामान जितना ज़्यादा बेच सकते हो ना मार्केट में, उतना ज़्यादा बेचो, और आप कम मंगाओ सामान, हमारे यहाँ पे कम मंगाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पास करेंसी ज़्यादा आएगी, क्योंकि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, और आपको कम देना पड़ेगा। करेंसी डिवैल्यूएशन, इसकी वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ट्रेड बैरियर्स आते हैं, जिसमें टैरिफ आता है, नॉन टैरिफ आता है। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स रिलेटेड, नॉन टैरिफ मतलब क्वाटा आप फिक्स कर देते हो कि आप इतना %, जैसे 50,000 का सामान खरीद सकते हो वहाँ से, उससे ज़्यादा का आप सामान नहीं कर सकते, ये आपका क्वाटा है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ये रेगुलेशन है। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंट्रीज फॉर्मिंग ग्रुप टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर में टैरिफ बैरियर आता है और नॉन टैरिफ आता है, नॉन टैरिफ बैरियर। तो यहाँ पे इन बैरियर्स को, इन बैरियर मतलब प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए कंट्रीज़ क्या करती है, ग्रुप बनाती है। अब ग्रुप बना लिया, अब वो बीच में नेगोशिएशन यहाँ पे साइन करेंगी, मतलब कुछ पेपर पे लिख के साइन करेंगी, रूल्स बनाएंगी कि हम ऐसे ऐसे करने वाले, इतना टैक्स लेंगे, इतना वो करेंगे, इतना वो करेंगे, सब कुछ।
यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड होता है फ्री ट्रेड एरिया। कुछ तो ऐसे करते हैं कि इतना एरिया है ना, यहाँ पे आप खरीद लो, बेच लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पे आपका पैसा नहीं लगने वाला इन फॉर्म ऑफ टैक्स वगैरह, ट्रेड नहीं लगेगा यहाँ पे। फिर आता है कस्टम यूनियन, कि यहाँ पे इंडिया से ये यूएसए है, तो यहाँ पे एक ही जगह आप टैक्स पे करोगे, सारी जगह दोनों जगह अलग अलग टैक्स नहीं पेमेंट करोगे। कॉमन मार्केट, तो यहाँ पे एक मार्केट बना दिया कि यहाँ पे फ्री मूवमेंट होगी गुड्स एंड सर्विसेज के, चाहे रसिया से आ रहा हो, कनाडा से आ रहा हो, इंडिया से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो। उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन, हम पॉलिसीज़ बनाते हैं मिलके। फिर मॉनेटरी यूनियन, कॉमन करेंसी है जैसे यूरो, आप इंडिया में यूज़ करो चाहे अलग कंट्रीज़ में यूज़ करो। यहाँ पे कुछ यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस बनाए गए हैं जो कि शॉर्ट नोट में आते हैं। EU जैसे, ये फिर USMCA, ASEAN, इनके फुल फॉर्म और इनके बारे में डिटेल में आगे गिवन है, डोंट वरी। SAARC। अब इनके बेनिफिट क्या होते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पे इनके बेनिफिट्स की बात करें तो इससे हमारी ट्रेड ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब हमें जॉब मिलती है, जितने ज़्यादा हमारे यहाँ पे कोऑपरेशन करके चलेंगे। इन्वेस्टमेंट, चीपर गुड्स बहुत सस्ते हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा आपका। अब इसके नुकसान क्या है, यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या है, तो सबसे पहली तो ये है लॉस ऑफ सोवर्जिनिटी, देन ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, और फिर अनइक्वल बेनिफिट्स। कुछ कंट्रीज़ को बेनिफिट मिल रहा है जो ये चीज़ें फॉलो कर रही हैं, और सबको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के फ़ायदे नुकसान, तो यहाँ पे इनको भी डिटेल में करने वाले हैं। जो ये यहाँ पे सिंपल नाम दिए हुए हैं ना, इकोनॉमिक यूनियन वगैरह करके, यूरोपियन यूनियन, लाइक ये हम सारे करने वाले हैं। अब आता है सबसे पहला वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो WTO है, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रमोट करता है फ्री और फेयर ट्रेड। यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य है फ्री ट्रेड हो बिना टैक्स के, और फेयर हो, अगर टैक्स लग रहा है तो वो रीजनेबल हो। ये रिड्यूस करता है बैरियर्स, सोल्व करता है ट्रेड डिस्प्यूट, कोई भी ट्रेड में प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी झगड़ा होता है ट्रेड के बीच में, तो उसको सोल्व करता है। ये एक ट्रेड नेगोशिएशन है, पॉलिसी मॉनिटरिंग और डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोग्राम है। यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री का नहीं है, वर्ल्ड का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है सब पे ये रूल करता है। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक, ये पूरा वर्ल्ड का है। ये हमें लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे रोड, एजुकेशन। इसका मेन एम होता है कि पॉवर्टी जो है किसी कंट्री में वो कम हो जाए। फिर आता है IMF, ये हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, जो मेंटेन करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस आ गए ना, कि कहीं डेफिशिएट है, कहीं आपका जो सरप्लस है, तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व करता है। WTO फोकस करता है ट्रेड पे, क्योंकि इसका नाम ही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ट्रेड पे फोकस करता है। वर्ल्ड बैंक फोकस करता है डेवलपमेंट पे, और यहाँ पे IMF फोकस करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। ये इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना रहे कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद हमारा आता है जो हमने देखा था, ये शॉर्ट नोट्स जो कि इम्पोर्टेंट है, ये कवर करने वाले। इंटरनेशनलाइजेशन के क्या क्या स्टेजेस थे, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो यही वो स्टेजेस जो कि हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग ए बिजनेस फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल। हम पहले इंडिया में बिजनेस करते थे, अब हमने स्टार्ट कर दिया दूसरी कंट्रीज़ में बिजनेस करना, तो ये जो प्रोसेस थी इसी को बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। और इंटरनेशनल किसको बोलते हैं, बिजनेस जो कि हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करते हैं, लेकिन जो उसकी प्रोसेस होती है उसको इंटरनेशनलाइजेशन। इसमें स्टेज है, पहला डोमेस्टिक बिजनेस, सिर्फ हम होम कंट्री में कर रहे हैं, मतलब इंडिया में। एक्सपोर्ट, जहाँ पे हम सामान बेच रहे हैं दूसरी कंट्री में। इंटरनेशनल स्टेज, जहाँ पे हम रेगुलरली बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो फॉरेन मार्केट में। मल्टीनेशनल, कंपनी सेटअप कर दी, वहाँ पे हमने हमारी फैक्ट्री लगा दी, ऑफिसेस लगा दिए अब्रॉड में, MNC कंपनी हो गई जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह। ग्लोबल स्टेज, हम पूरे जो वर्ल्ड है उसको सिर्फ एक मार्केट मान के कर रहे हैं वहाँ पे काम, जैसे एप्पल सेल करता है सारे वर्ल्ड में, तो वो एक ही मार्केट मान के काम करता है, ऐसा नहीं है वो अलग अलग मार्केट मान के आपको काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टेजेस थे, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और ग्लोबल। फिर है EPRG ओरिएंटेशन, इसकी फुल फॉर्म इथोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। इथोसेंट्रिक होम कंट्री प्रैक्टिस करती है, जो सारी प्रैक्टिस है वो हर जगह फॉलो करती है। जैसे आपकी इथोसेंट्रिक मतलब यहाँ पे आप जो आपका मेन्यू था रेस्टोरेंट का वो सेम है, वही मेन्यू आप इंडिया में यूज़ करें, और वहीं सेम टू सेम मेन्यू USA में है, और वही मेन्यू आपका अलग कंट्री में, रसिया वगैरह में है।
और आपका जैसे ऑफिस सेटअप है ना, जैसे सर्कल तरीके से बना हुआ है, तो वहीं उसी जगह पे यूएसए हर जगह मतलब बिल्कुल सेम है। कोई बता नहीं सकता कि ये बिज़नेस इंडिया का है, यूएसए का है या फिर कहीं और का है। मतलब हर जगह जो ऑपरेट करने का तरीका है वो सेम है। सेम स्टाइल मैनेजमेंट की है यहाँ पे हर एक ब्रांच में। पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, लोकल जो मैनेजर है वो बिजनेस को अपने लोकल कल्चर के हिसाब से रन करता है। ये आपका पूरा बिजनेस बनाया आपने यहाँ पे, ये वहाँ के लोकल मैनेजर को दे दिया, एक मैनेजर रख लिया जो कि वहाँ का लोकल रहने वाला इंसान था। अब वो अपने हिसाब से बिजनेस में काम करेगा कि हमारे यहाँ के लोगों को कैसा क्या पसंद है, सब कुछ वो अपने हिसाब से देखेगा। जैसे मैकडोनल्ड्स है, मेन्यू चेंज करते हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे आपका इंडिया में जैसे अलग अलग स्टेट है, हरियाणा, यूपी, बिहार, तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से मैकडोनल्ड्स के जो लोकल मैनेजर होते हैं वो अपनी मेन्यू को चेंज करते रहते हैं। रीजनल सेंटर, एक स्ट्रैटेजी एक पर्टिकुलर रीजन में ही वहाँ पे यूज़ होगी, अलग रीजन्स के लिए हमें अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ठीक है। फिर जियो सेंट्रिक, बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे गूगल हायर करता है एम्प्लॉयज़ को ग्लोबली, यहाँ पे वो सबकी आईटी सर्विसेज का यूज़ करता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है सिर्फ यूएसए के लोगों को हायर करे या इंडिया के लोगों को हायर करे, वो ग्लोबल लेवल पे सबको हायर करता है। तो ये ईपीआरजी के ओरिएंटेशन थे। टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, तो यहाँ पे टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स जो कि इम्पोज किए जाते हैं गुड्स पे। जब हम कुछ गुड्स हम खरीदते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, तो उन पे जो टैक्स लगता है दैट इज़ नोन एज टैरिफ बैरियर। उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि बहुत सारी कंपनीज हमारे यहाँ इंडिया में आ जाए क्योंकि हम उन पे टैक्स नहीं लगा रहे, इसकी वजह से जो हमारी इंडिया की खुद की कंपनीज थी वो ख़राब हो रही हैं, डोमेस्टिक कंपनी। तो इसके लिए हम टैरिफ लगा देते हैं, उन पर टैक्स लगा देते हैं ताकि कम कंपनीज आए। इससे जो लोकल इंडस्ट्री है वो बच पाती हैं और गुड्स यहाँ पे महंगे हो जाते हैं। महंगे हो जाएंगे तो हम वो गुड्स नहीं खरीदेंगे। जैसे एक चीज़ है, लेट्स से यहाँ पे एक टॉय है कार वाला, तो यहाँ पे जो दूसरी चाइना वाला है तो वो महंगा है, यहाँ पे 100 रुपये का है, लेकिन इंडिया वाला है वो 50 रुपये का। तो हम कौन सा वाला परचेज़ करेंगे? ऑफकोर्स इंडिया वाला, क्योंकि ये सस्ता है। तो यहाँ पे इसके इफेक्ट होते हैं टैरिफ बैरियर के। हमने ये भी 50 का ही आया था लेकिन टैक्स लगा के 100 का कर दिया। इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, जितना ज़्यादा आप टैक्स लोगे टैक्स किसकी जेब में जाएगा? गवर्नमेंट की जेब में। तो ये गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होता है। नॉन टैरिफ बैरियर, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो कि टैक्स से अलावा हैं। मतलब आप अब ऐसा हो गया कि टैक्स तो नहीं लगा सकते ना बढ़ा सकते, अब आप ऐसी चीज़ फिक्स कर सकते हो जो कि टैक्स से अलग है लेकिन उससे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। जैसे क्वाटा फिक्स कर देना कि आप 5 लाख से ज़्यादा का सामान एक बार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट कर देना लाइसेंसिंग की, लाइसेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की 5 स्टार के अलावा आप कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये कंट्रोल कर देगा इंपोर्ट को। जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगी और फॉरेन जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाएगा। तो आई होप यू गोट इट, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। नाउ हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे, लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं या। तो अब है नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो ये क्या थी, देखो इंडिया है और एक यहाँ पे जैसे जापान है। तो ये हमारा जापान और ये इंडिया। जापान एक डेवलप्ड कंट्री है जो कि अपने आप को अब 2050 में जीता हुआ मानती है और हम इंडिया को 2025 में मानते हैं, 26 में लेट्स से, और यहाँ पे आप 50 से ऊपर भी मान सकते हो। तो हम मानते हैं कि इंडिया डेवलप्ड हो जाएगी 2047 तक, विकसित भारत जो हमारा गोल है तो वो अचीव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तो ये कौन सी कंट्री है इंडिया? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग कंट्री। और यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री। जब हम यूएसए की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर लाते हैं, जैसे डेवलप्ड कंट्री की टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्री में लाते हैं, तो इसी जो थ्योरी है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए प्रोडक्ट पासिस टू 4 स्टेजेस। एक प्रोडक्ट को पास करने में 4 स्टेज लगते हैं, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट बन के आता है मार्केट के अंदर, ठीक है, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, देन मैच्योरिटी पीरियड आता है, देन वो डिक्लाइन कर जाता है। तो यहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हो कि पहले इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, ठीक है, फिर उसकी ग्रोथ, एक सेकेंड, यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद उसकी ग्रोथ हो गई, देन वो वहाँ पे चला, फिर डिक्लाइन हो गया एकदम से। तो ये 4 स्टेजेस, फिर से नया प्रोडक्ट बनेगा, देन उसकी ग्रोथ होगी, देन वो मैच्योरिटी पीरियड में फिर डिक्लाइन। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस हैं। एक प्रोडक्ट जब मैच्योर हो जाता है ना, तब प्रोडक्शन शिफ्ट किया जाता है डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में। जैसे जापान की टेक्नोलॉजी हम इंडिया वाले यूज़ करेंगे। मोबाइल फ़ोन्स पहले मैन्युफैक्चर होते कंट्री में, जैसे इंडिया और जो भी अलग अलग कंट्रीज़ है, लेकिन अब वो डिफरेंट कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलती है। लियोनटिफ पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्सी या कॉन्ट्राडिक्शन।
जब हम कैपिटल रिच कंट्रीज होते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, अगर वो चाहे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गुड्स वो खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जो लेबर ने बनाए हुए, हाथों ने बनाए हुए गुड्स है ना, उनको प्रेफर करनी है खरीदना। जैसे यूएसए के पास बहुत पैसा है, वो चाहती है ना तो खरीद सकती है अच्छे अच्छे गुड्स जो मशीन ने बनाए हैं, जो अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन वो फिर भी प्रेफर करती है कि वो उन चीज़ों को खरीदे जो कि हाथों से बने हुए हैं, जैसे लेबर इंटेंसिव गुड्स बोलते हैं, लेबर से बने हुए। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लेबर से गुड्स बने होते हैं, तो यूएसए इंडिया के अंदर क्या खरीदता है, लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो इसी को बोलते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स, कि आप खरीद रहे हो चीज़ें, आप कैपिटल वाली मशीन वाली चीज़ें खरीद सकते थे, बट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग दैट आप लेबर वाली चीज़ें खरीद रहे हो, तो आप जो काम कर सकते थे उसके अपोजिट में काम कर रहे हो। इसी को बोलते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स। नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो पोर्टर डायमंड मॉडल आता है। इसके अंदर पोर्टर एक्सप्लेन करते कंपनी कॉम्पिटिटिवनेस डिपेंड करती है 4 फैक्टर पे, कि कंपनी को कितना कंपटीशन मिलने वाला है, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, रिलेटेड स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रेटजी। पहला तो आपका यहाँ पे है कि फैक्टर कंडीशन, वहाँ के गुड्स कैसे हैं, सर्विसेज कैसी हैं वहाँ पे आपको जो लेबर वगैरह है वो मिल पा रही है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें मिल पा रही है नहीं, वहाँ पे क्या फैक्टर्स हैं। उसके बाद उस जो चीज़ आप बना रहे हो उसकी क्या डिमांड है एंड आप कितनी सप्लाई कर पा रहे हो, तो इससे भी कंपटीशन डिपेंड करता है। देन रिलेटेड और जो सपोर्टिंग, जैसे आप ड्रिंक वाली कुछ कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कौन सी हो सकती है, जैसे कोक है या फिर पेप्सी है, ये सारी कंपनी आपको सपोर्ट कर रही हैं या फिर आपके लिए कुछ मतलब अलग ही प्लान कर रही हैं। तो कुछ होती है रिलेटेड इंडस्ट्री, कुछ होती है सपोर्टिंग इंडस्ट्री। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो भी डिपेंड करता है, आपका स्ट्रक्चर, रिलायबरी, मतलब किसके साथ आपकी ज़्यादा दुश्मनी है, कौन सी कंट्री के साथ आप ज़्यादा वो कर पा रहे हो। जैसे जापान के अंदर आप बिज़नेस करोगे ना तो वो नहीं चल पाएगा ऑटोमोबाइल्स का, क्योंकि वो पहले से ही हाईली कॉम्पिटिटिव है नेचर में, तो नहीं चल पाएगा। फिर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यहाँ पे हमने रीजनल इकोनॉमिक सेंटर्स जो देखे थे ना वही है ये, इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को अमंग कंट्रीज जो कि एशिया के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे इंडिया है और सारी कंट्री, पाकिस्तान वगैरह है, चाइना वगैरह है, तो ये एशिया का पार्ट है। तो इनके अंदर ट्रेड फ्री हो, बिना कोई टैरिफ के, और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो, तो ये होगा। इनका मेन एम होता है अगर टैरिफ कम लगेगा, अगर जैसे टैक्स आप कम लोगे तो उससे हमारी ट्रेड बढ़ेगी, तो ट्रेड बढ़ाना, ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट। जैसे ट्रेड बढ़ी तो मतलब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो, प्रोडक्शन से इनकम ज़्यादा होगी, इनकम से आपकी ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। उसके बाद है मर्जर और एक्वाइजिशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जब दो कंपनी एक कंपनी मिलके, जब दो कंपनी एक जैसे लेट्स से वोडाफोन था और आइडिया, दोनों प्लस हो गई और एक नई कंपनी बन गई, तो उसको बोलते हैं हम लोग मर्जर। एक्वाइजेशन क्या होता है, जैसे टाटा मोटर्स ने जो अलग कंपनी है उनको खरीद लिया, तो यहाँ पे जब हम किसी अलग कंपनी को खरीद लेते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वाइजेशन। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आज के इस वर्ल्ड में, ई टेक कंपनीज भी बहुत सारी हैं जो एक दूसरे को खरीद रही हैं। तो यहाँ पे मर्जर का मतलब होता है दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बनाए तीसरी, और एक्वाइजेशन का मतलब होता है दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनाए यहाँ पे, ठीक है। फिर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स एस्टेब्लिशिंग एक कम्प्लीटली न्यू बिजनेस फैक्ट्री इन अनदर कंट्री। आप यूएसए के अंदर एक नया, बिल्कुल नया और नई फैक्ट्री, नया बिजनेस कम्प्लीटली न्यू है, अभी तक कुछ नहीं किया था, वो नया बिजनेस आप यूएसए के अंदर बिल्ड कर रहे हो, वहाँ पे सेटअप कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। फील्ड मतलब खेत, आपका ग्रीन है, बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं। स्ट्रैटेजिक अलाइंस मतलब एग्रीमेंट करना बिटवीन दो कंपनी या उससे ज़्यादा कंपनीज़ की, हम मिलके काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग नई कंपनी नहीं बनाएंगे। जैसे पार्टनरशिप में जब हम काम करते हैं ना तो उसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक अलाइंस। स्टारबक्स और टाटा कस्टमर जो कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स हैं वो शेयर वगैरह करती है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर होगी जिससे कॉस्ट कमाएगी और मार्केट के अंदर अच्छी से आपकी एंट्री हो जाएगी दूसरी कंट्री में। आउटसोर्सिंग और उसके पोटेंशियल क्या है इंडिया के अंदर, तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है गिविंग बिजनेस वर्क टू अनदर कंपनी और कंट्री टू रिड्यूस कॉस्ट। जैसे आपके पास ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ये सेलिंग डिपार्टमेंट का, ये 3 डिपार्टमेंट का काम है। आपने यूएसए के अंदर आपका बिजनेस सेटल कर दिया, अब आपको लगता है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा बिकॉज वहाँ का कल्चर अलग है, ये हमसे नहीं संभलेगा, हम वही के किसी लोकल बिजनेस को ये दे देते हैं।
तो हम क्या करते हैं, किसी लोकल बिजनेस को ये दे देते हैं, यूएसए के लोकल बिजनेस को, तो इसी को बोलते हैं हम आउटसोर्सिंग। मतलब हमसे वो काम नहीं हो रहा, हम वो बिजनेस वर्क अनदर कंपनी को दे रहे हैं और कंट्री को, ताकि हमारी कॉस्ट कम आए, क्योंकि इनसे काम नहीं हो रहा था तो उससे कॉस्ट भी बढ़ रही थी और काम भी नहीं हो रहा था। इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो जॉब है वो बढ़ेंगी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो गया आपकी, आईटी सेक्टर में ग्रोथ मिलेगी और स्किल्स जो हैं वो डेवलपमेंट होगा उनका। उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने बात करी थी कि इन्वायरमेंट से बिजनेस बहुत ही इम्पैक्ट, जो बिजनेस है वो इन्वायरमेंट को बहुत ही इफेक्ट करता है। तो हम इस तरीके से चीज़ों को कंज्यूम करें, इस तरीके से हमारी नीड्स को फुलफ़िल करें कि जो आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उसकी जो एबिलिटी है फुलफ़िल करने की नीड्स की, उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स प्रेजेंट जो नीड्स है वो फुलफिल हो विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। यहाँ पे हम सोलर एनर्जी का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और फिर बनते जल्दी नहीं है। सोलर एनर्जी डेली टू डे बनती है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट होता है और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट मतलब इतना रेट होता है, वो रेट होता है जब हम यूएसए का डॉलर और इंडिया की रुपये को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो यहाँ पे कितना पैसा लगता है या फिर कितना डॉलर लगता है, तो ये होता है एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट दो टाइप का होता है, यहाँ पे फिक्स होता है एक तो, और दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल, जो कि चेंज होता रहता है। फिक्स मतलब परमानेंटली फिक्स है। गवर्नमेंट फिक्स करती है करेंसी की वैल्यू, कि इंडिया का जो रुपये है उसकी मिनिमम इतनी तो है कि 100 रुपये तक है, वो यूएसए का डॉलर 90 रुपये तक है। अब आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि उसकी मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है। अगर आप मैक्सिमम मतलब मार्केट की सप्लाई डिमांड पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबल है, जैसे डिमांड बढ़ी तो बढ़ जाएगा, घटी तो कम हो जाएगा। लेकिन फिक्स है तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया। और एक और होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग, उसके अंदर क्या होता है, मार्केट बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट पे फोकस है कि भाई डिमांड बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है कि यहाँ पे इतना % बढ़ा तो इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ पे सेंट्रल बैंक का रोल हो जाता है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनकी ड्रॉबैक्स हैं, मतलब क्या तो फ़ायदे हैं और क्या लिमिटेशंस है, वो डिस्कस करनी है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आपका कैपिटल इनफ्लो होता है, मतलब आपके यहाँ पे कैपिटल आती है, जब आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो उससे आपको पैसा मिलेगा, तो कैपिटल आती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपके यहाँ पे जॉब इंक्रीज होती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एक टेक्नोलॉजी दूसरी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, प्रोडक्शन से क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम से यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगी। तो ये ऐसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अब इसके नुकसान क्या क्या है, प्रॉफिट चला जाता है फॉरेन कंपनीज़ को, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें तो जो प्रॉफिट है वो फॉरेन कंपनीज़ को जाएगा। हाई कंपटीशन होता है लोकल फर्म्स के लिए, क्योंकि वो शेयर मार्केट वगैरह में, एफडीआई वगैरह में नहीं है। डिपेंडेंस होता है फॉरेन इन्वेस्टर से, जो इन्वेस्टर्स होते हैं हम उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिससे हमें पैसा मिले और हमें एक्सपेंड कर पाएँ ग्लोबली। तो ये एफडीआई के डायरेक्ट जो बेनिफिट और ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री ऐसी कंट्री होती है जिसके, जैसे आपने कोई बिजनेस सेटअप किया इंडिया के अंदर, तो ये इंडिया जो आपकी होम कंट्री है उसी को होस्ट कंट्री बोलते हैं। जिसके जहाँ पे बिज़नेस क्रिएट होता है उसको होस्ट कंट्री बोलते हैं। इससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मतलब वहाँ पे आप बिज़नेस सेटअप करें इंडिया में तो जॉब आएंगी बिज़नेस के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आएगी मॉडर्न, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। आपने जो यहाँ पे बिज़नेस बना दिया तो अब आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करोगे, डेवलप होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये है हमारे बेनिफिट्स एफडीआई के होस्ट कंट्री को। देन रोल क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इंटरनेशनल बिजनेस हमें हमारा जो मार्केट जो साइज़ है उसको बड़ा करता है यहाँ पे। तो मार्केट साइज़ जब इंक्रीज़ होता है तो इससे क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हम कमा पाते हैं, हमें पेमेंट किस में करनी होती है, डॉलर में, रिसीव इंडियन रुपी में, तो इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। जॉब क्रिएट होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होगा। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को प्रमोट करता है, यहाँ पे जापान से इंडिया में टेक्नोलॉजी आ रही है ऑटोमोबाइल वगैरह की करके। तो ये है, तो यहाँ पे एक ये दोबारा से रिपीटेडली यहाँ पे शो हो गया। सो दैट्स ऑल।